इस सीरीज़ के नेक्स्ट पॉइंट्स करेंगे ज्योग्राफी के। हमारा टारगेट है 1000 पॉइंट से ऊपर या 1000 पॉइंट करने का, और अब इसके जो नेक्स्ट 200 पॉइंट हैं हम उनको लेके चलेंगे या उससे भी ज़्यादा। तो नर्मदा का सोर्स क्या है, उससे पहले हमने रिवर्स पढ़ी है। देखो ये हमने रिवर्स पढ़ी है, ये वाली, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा के बाद हम पढ़ रहे हैं नर्मदा के उस पर। नर्मदा का सोर्स, नर्मदा का सोर्स है अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू एक रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। रेडियल का मतलब होता है कि जैसे ये एक सोर्स है, ये एक माउंटेन का टॉप है या किसी हिल का टॉप है, तो इस ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे चारों दिशाओं में यहाँ से जो रिवर है वो निकलती है यहाँ से। इसका सोर्स जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अमरकंटक में नर्मदा का सोर्स है। माउथ इसका कहाँ है, अरेबियन सी के अंदर है। एस्चुरी बनाती है ये। ताप्ती का सोर्स मुल्ताई है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मध्य प्रदेश के। इसका माउथ भी अरेबियन सी पड़ता है, ये भी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। माही एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इधर की तरफ बहती है माही, ठीक है। ये ऐसे बहती है माही वेस्ट की तरफ। और इसका जो सोर्स है माउथ है इसका जो है गल्फ ऑफ खंबत है, ये वाला, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत है इसका माही का जो माउथ है। साबरमती ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, साबरमती का माउथ भी गल्फ ऑफ खंबत है। लूनी एक इनलैंड ड्रेनेज रिवर यहाँ पर देखी जाती है राजस्थान के अंदर। और जो माही के बारे में आपको बता देता हूँ, ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ये एक लौती रिवर है हमारे इंडिया की जो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, अफ्रीका से निकलती है जो, उसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की, मतलब पेनिनसुला की जो इधर ये है ना पेनिनसुला, ये तो ऊपर हिमालय हो गया, ठीक है। नॉर्थन प्लेन्स हो गया, ऊपर की हो गई हिमालय की। लेकिन पेनिनसुला की सबसे बड़ी जो रिवर है वो गोदावरी है। गोदावरी का सोर्स है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये गोदावरी का माउथ बे ऑफ बंगाल में है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, साबारी और मंजीरा। देखो इसमें नाम याद रखो, गंगा गंगा 2 में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया पेनगंगा वेनगंगा। दूसरा वर्धा, वर्धा एक प्लेस है महाराष्ट्र के अंदर, एक वर्धा एक जगह भी है शायद, जहाँ तक मुझे को याद है। और इंद्रावती, इंद्रावती से आप अंदाजा लगा सकते हो, इंद्र और गंगा, गोदावरी, इंद्र गॉड, इंद्र गॉड, तो इंद्र से गॉड से गोदावरी। सबरी और मंजीरा ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबरी जो थी वो भगवान राम से मिली थी। भगवान राम कौन थे, गॉड थे, और उनसे सबरी मिली थी, तो इससे गोदावरी सबरी, और ऐसे ही मंजीरा, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, जीरा होता है वो गोदावरी के किनारे पे होता है, ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हो। कुछ भी आपको निमोनिक्स के याद करने के तरीके हैं। कृष्णा रिवर है, दूसरी रिवर है। कृष्णा का सोर्स महाबलेश्वर है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, इसका भी बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, भीमा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और मूसी है। देखो प्रभा प्रभा ये 2 आ गया, और ये एक अपना हो गया तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा, भद्रा याद रखो, भीमा याद रखो। अब देखो कृष्ण भगवान से याद रखो आप, कृष्ण भगवान, इनके एक फ्रेंड थे पांडव, भीम थे। एक याद रख लो आप भद्रा, ठीक है। और प्रभा, ऐसे ही माल प्रभा, घाट प्रभा, और एक मूसी, मूसी है हैदराबाद जिसके किनारे पे बसा हुआ है, मूसी रिवर, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी का सोर्स है ताल कावेरी, ये कर्नाटक के अंदर पड़ती है, और इसका भी माउथ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। कावेरी की ट्रिब्यूटरी है काबिनी, भाविनी, अमरावती, हेमवती, वती वती, भवानी, काबिनी, ऐसे याद रख सकते हो। कावेरी, आई आई आ रहा सबके पीछे, आई आई आई, काबिनी, भावानी, ठीक है। एन आई आ गया पीछे, अमरावती और हेमवती, वती वती आ गया पीछे। महानदी का सोर्स है सिहावा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये, और महानदी का जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल में। महानदी के ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब, ओंग, तेल, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। ये पेन्नार, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये रही पेन्नार, ये ईस्ट फ्लोइंग, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ब्राह्मणी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। बैतरनी भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पेरियार ये वेस्ट फ्लोइंग है, देखो पेरियार यहाँ से निकलती है केरला में, और ये एक वेस्ट फ्लोइंग है, ये अरेबियन सी में जाती है, केरला के अंदर पड़ती है। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है उनका जो रूट होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि इनका जो सोर्स होगा ये यहीं मिलेगा ना आपको, ये जो वेस्टर्न घाट से यहीं सोर्स मिलेगा, और यहीं से इनका अरेबियन सोर्स में चला जाती है। लेकिन जो ईस्ट फ्लोइंग है वो लंबी ट्रैवल करती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये लंबी ट्रैवल करती है। तो ये लार्जर इनके रिवर्स होते हैं, लार्जर इनके डेल्टास होते हैं। नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली में रिवर, रिफ्ट वैली की रिवर है, बताया था ना मैंने। जैसे देखो ऊपर ये रिफ्ट से होती है, ऊपर विंध्या है, सतपुरा है, इसके बीच में रिफ्ट है, तो यहाँ से कौन सी ट्रैवल करती है, नर्मदा, और इसके नीचे फिर क्या है, ताप्ती, ठीक है। गोदावरी का बेसिन क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर बेसिन इसी का है, गोदावरी का। कई राज्यों में, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सब राज्यों में इसका बेसिन पड़ता है, ठीक है ना। वूलर लेक्स की बात करते हैं। वूलर लेक्स ये जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। वूलर एक फ्रेश वाटर लेक है और झेलम रिवर से बनता है, ये झेलम रिवर से बनता है। झेलम रिवर इसी को फेड करती है,
कभी डल से लेक मत, डल को कंफ्यूज मत कर देना, वूलर, वूलर, झेलम, ठीक है। 3-5 वर्ड है इसमें भी और 5-6 वर्ड है इसमें भी, तो ऐसा भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो डल छोटा सा है तो ये इसको नहीं करेगी, और झेलम लेक फेड नहीं करती है, वूलर को करती है। वूलर एक फ्रेश वाटर लेक है। सांबर लेक ये राजस्थान के अंदर है। सांबर लेक साल्ट लेक है। चिल्का लेक उड़ीसा में पड़ता है, ये एक लगून है। लगून आपको पता ही होगा, अगर ज्योग्राफी में नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको। पुलिकट ये आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है, ये भी एक लगून है। कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये तो PYQ में कई बार पूछे भी गए हैं, चिल्का, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये बाहर हो गया है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पहले चिल्का था, अब नहीं है। दो कौन कौन सी अभी वाटर बॉडीज़ हैं जो भी हैं, ये आप मेरे को कमेंट में बताइए। कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है। वेम्बनाड ये केरला के अंदर है। देखो ये रहा पुलिकट, ये किसके बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर पे, ये केरला है, ठीक है। ये चिल्का है ऊपर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और ये वेम्बनाड लेक है, ये रहा वेम्बनाड लेक। और ये अष्टाईमुड़ाई लेक है, ये भी किसके अंदर है, ये केरला के अंदर। ये सस्टम कोटा, ये भी केरला के अंदर है। ये वीरानम लेक, ये किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। वेम्बनाड लेक ये बैक वाटर लगून, बैक वाटर मैंने बताया था ना, समुद्र का पानी सिटी में आ जाता है तो उसे लेक बनता है, फिर नेहरू ट्रॉफी रेस होती है यहाँ पे, तो ये वेम्बनाड लेक के अंदर होता है। लोकटक यहाँ पर, ये मणिपुर के अंदर है लोकटक लेक, ये मणिपुर, ये रहा लोकटक लेक। और यहाँ पर फुमडिस जो है ना, फुमडिस आपको पता होगी, एक तरीके की वेजिटेशन होती है जो फ्लोट करती है, और उस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, ठीक है। सबसे छोटा अगर माजुली द्वीप तो भी यहीं पर ही है, मणिपुर के अंदर, ठीक है। वो फुमडी से बना हुआ है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र के अंदर है। क्रेटर कभी इम्पैक्ट हुआ होगा कभी अर्थ पे, तो ये यहाँ पर जाके गिरा था क्रेटर, तो इससे एक होलो पिट बन गया बहुत बड़ा, और वहाँ पर पानी भर गया, तो वो क्या बन गया, लोनार लेक। ये क्या है, क्रेटर लेक है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिजर्वेयर है, कौन सी रिवर पर, रिहांद रिवर पर है ये, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक रिजर्वेयर है ये, कहाँ पर है, रिहांद रिवर पर, इसको रिहांद डैम भी कहते हैं। गोविंद GB पंत सागर, GB पंत सागर, ठीक है, रिहांद डैम पर है। हीराकुंड रिजर्वेयर है, कौन सी रिवर नदी पे है ये नागार्जुन रिजर्वेयर कौन सी, कृष्णा पे है, ठीक है। हीराकुंड महानदी पे है, महानदी। शारदा सरोवर ये नर्मदा के ऊपर है, ठीक है। टेहरी ये भागीरथी के ऊपर है। कोलेरू लेक किसके बीच में पड़ता है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में पड़ता है। आपको याद रखना है कि देखो ये कहाँ गया, ये कोलेरू है, तो यहाँ पर ये किसके बीच में, डेल्टाज है ना, जो गोदावरी के और कृष्णा के, गोदावरी के और कृष्णा के डेल्टा के बीच में पड़ता है। और स्टेट्स के बीच में कौन सा पड़ता है बॉर्डर पे, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ेगा पुलिकट लेक, ठीक है। अष्टाईमुड़ी केरला के अंदर है। सस्टम कोटा ये केरला का फ्रेश वाटर लेक है। क्लाइमेट की बात करते हैं। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको ट्रॉपिकल मानसून कहते हैं, और जो मेन फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं किसी भी देश के कंट्रोल उसको क्लाइमेट को, वो होता है लेटीट्यूड होता है, कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, या टेम्परेट जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में है, फ्रिजिड जोन में। एल्टीट्यूड भी मैटर करता है कि ऊपर अगर हाइट पे जाओगे आप हिमालयाज़ पे, तो आपको फ्रिजिड जोन भी मिल सकता है, आपको टेम्परेट क्लाइमेट भी मिल सकता है। नीचे की तरफ आओगे आप कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिलेगा आपको। प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड्स जहाँ चलती हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट, रिलीफ, ये सब मैटर करते हैं किसको, क्लाइमेट को ये डिफाइन करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल, और नीचे ट्रॉपिकल है, ठीक है। ये इंडिया है, इसके नीचे यहाँ से जा रहा है ये जैसे, तो ऊपर सब ट्रॉपिकल है, नीचे ट्रॉपिकल है। हिमालयन काम करता है बैरियर के जैसे, ये ब्लॉक करता है किसको, कोल्ड विंड्स को। ऊपर से जो आ रही होती है, जो विंड्स होती है ना, कोल्ड वेव जो होती है, कोल्ड वेव विंड होती है जो, उनको बैरियर का काम करता है हिमालय, ठीक है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कहते हैं मानसून को। मानसून का मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। आपको पता ही होगा कि जैसे मानसून जब आता है तो 2 तरह के मानसून होते हैं, एक साउथ ईस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो एक ही जगह पे साल के 6 महीने के अंदर ही रिवर्सल ऑफ विंड हो जाता है। ये पहले साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, फिर यही नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है, तो इसी को कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। साउथ वेस्ट मानसून का सीजन क्या है, जून से सितंबर है, ठीक है। रिट्रेटिंग मानसून क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जो रिट्रेट करता है, मतलब मानसून अब जा रहा है देश में से, तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं। और ये इसका टाइम क्या है, अक्टूबर से नवंबर। और इसी बीच में तमिलनाडु में और कोस्टल एरियाज़ में, जो ईस्ट इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये वाले, इनमें बारिश करके जाता है ये, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन हमको पता है दिसंबर से फरवरी होता है। हॉट वेदर सीजन मार्च से मई होता है। साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांचेस 2 हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच है, ये अरेबियन सी से आती है, ये वाली ब्रांच, ये फिर अरावली के साथ साथ चलती है, और एक ये बे ऑफ बंगाल से आती है,
ठीक है। तो ये जो दिल्ली में बारिश होती है या यूपी बिहार में होती है, ये वेस्ट बंगाल की जो ब्रांच होती है ना, बीओबी बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच होती है मानसून की, उससे बारिश होती है हमारे इस एरिया में, दिल्ली यूपी के एरिया में, ठीक है। फिर ये हिमालयाज़ हैं, ये बैरिज का काम करते हैं, फिर नीचे फ्लड आ जाता है और इस तरीक़े से यहाँ पर जो है फ्लड के चांसेस हो जाते हैं। और ऐसे हिमालय ऊपर से आने वाली कोल्ड वेव्स को भी एक बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऑनसेट जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये नॉर्थ ईस्ट से आती है, गंगा प्लेन में रेनफॉल करती है, ठीक है। मानसून का जो ऑनसेट होता है वो केरला में होता है सबसे पहले, और महीना कौन सा होता है, मई और जून के लास्ट में होता है, इस तरीके से जून के स्टार्टिंग में और मई के लास्ट में। विड्रॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होता है मानसून का, सबसे पहले यहाँ से विड्रॉल स्टार्ट होता है। मानसून रिट्रीट लास्ट होता है तमिलनाडु कोस्ट से, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, अभी जैसे देखो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ से कोई विंड चली, विंड ऊपर की तरफ उठ रही है, अब ये अपने साथ क्या मॉइस्चर लेके आ रही है। जब ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएगी, जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है मॉइस्चर को रिटेन करना, तो ये फिर क्या यहीं बारिश कर देगी सारा। और ये जो सारा साइड का एरिया है इसको क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया बोलते हैं इसको, रेन शेडो एरिया, और यहाँ बारिश नहीं होती। तो वेस्टर्न घाट के जो इस तरफ के एरियाज़ हैं, जो ये अपना इंडिया है और ये वेस्टर्न घाट्स है, तो इस साइड के एरिया में क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, और ये लीवार्ड साइड कह देते हैं या इसको, या फिर इसको रेन शेडो एरिया कह देते हैं। तो विदर्भ का रीजन, महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ सूखा पड़ता है और यहाँ किसान फिर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब तो खैर इरिगेशन काफ़ी पहुँच चुका है यहाँ पर भी, तो इसको भी काफ़ी कम किया जा रहा है। तो इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। रेन शेडो मैंने बताया लीवार्ड साइड इसको बोलते हैं, जिस तरफ बारिश नहीं हो रही है, इस तरफ बारिश नहीं हो रही है पहाड़ के, तो इसको लीवार्ड साइड कहते हैं। और वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक बैरियर का काम करता है, ये वेस्टर्न घाट जो है एक ओरोग्राफिक बैरियर का काम करता है। तो इधर की तरफ ही ज़्यादा बारिश होती है और फिर यहीं से नदियाँ निकलती हैं और ये इधर की तरफ ट्रैवल करती हैं। और नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है ओरोग्राफी। क्योंकि देखो ये समुंदर है सारा, मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ एक बार, आपको आसानी से समझा देता हूँ। ये सारा समुद्र है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से ऐसे विंड्स चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स है, ये बैरियर का काम करते हैं, तो इधर ही सारे में बारिश हो जाएगी, इधर बारिश नहीं होगी। ये लीवार्ड साइड या फिर रेन शेडो एरिया इसको बोल देते हैं। और ये यहाँ पर ओरोग्राफिक बैरियर का काम करता है, कौन, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर ये कोरोमंडल कोस्ट ये है कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, रिट्रीटिंग मानसून, जब बारिश वापसी आएगी ना, जब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो ये यहाँ पर बारिश करेगा, ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएगा और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज़ है उनमें बारिश करता हुआ जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का जो रेनफॉल पीक होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, और मेजर रेनफॉल जो तमिलनाडु के अंदर होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। और वेस्टर्न कोस्ट में जो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, वेस्ट कोस्ट है ना, तो यहाँ साउथ वेस्ट मानसून होगी ये वाली। मेघालय में वेरी हाई रेनफॉल होती है इस एरिया में। मानसिनराम, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है वर्ल्ड की। चेरापूंजी और ये राजस्थान, यहाँ तो देखो बारिश यहाँ पहुँच नहीं पाती ना, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। और ये जो अरेबियन, ये जो अरावली है ना, ये एक बैरियर का काम करता है और यहाँ बारिश के साथ साथ निकल जाती है, तो बारिश कर नहीं पाता, ये रेन शेडो एरिया आ जाता है एक तरीक़े से, ठीक है। तो लद्दाख क्या है, ये ऊपर कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, यहाँ पर क्योंकि हिमालय आ जाते हैं ना, बड़ी बड़ी हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो बारिश पहुँच नहीं पाती है ऊपर तक, तो ये कोल्ड डेजर्ट का एरिया आ जाता है। यहाँ बहुत लो रेनफॉल होती है, यहाँ पर 2 mm 2 सेंटीमीटर पूरे साल की, बहुत 2 mm ही बारिश होती है, वह बहुत कम होती है एवरेज, क्योंकि यहाँ हिमालय क्या है, बैरियर का काम करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता ही होगा, दक्षिणी विक्षोभ इसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्ट होता है तो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। तो ये मेडिटेरियन इसका ओरिजिन होता है, जो मेडिटेरियन सी होता है वहाँ से मॉइस्चर उठाते हैं, पर ये इंडिया में बारिश करते हैं विंटर में। जब अभी भी अगर आप बारिश देख रहे हो ना, अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, ये कहते हैं कि भाई बिल गेट्स ने कोई क्लाउड सीडिंग करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। अगर आपको ज्योग्राफी पता होगी तो आप इस तरह के र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देंगे और आप इसको ईजिली आप इसको टैकल कर पाओगे, कि आपको पता चलेगा कि भाई ये एक ज्योग्राफी का फिनोमेना है और इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जिससे इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है, जिसको विंटर रेनफॉल भी कहते हैं हम, और इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और कहाँ से इसका ओरिजिन है, मेडिटेरियन सी से, ठीक है। मैंगो शोर्स, ये केरला कर्नाटक के अंदर होते हैं मैंगो शोर्स। काल बैसाखी, ये एक तरीक़ा से प्री मानसून वो होती है, स्टॉर्म्स होते हैं, ये वेस्ट बंगाल और असम में होती है। और यहाँ पर क्या है, काल बैसाखी इसको बोलते हैं। हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, थंडरस्टॉर्म चलते हैं। लू, ये एक लोकल विंड है, हॉट और ड्राई विंड है, ये इंडिया में गर्मियों में चलती है बहुत तेज। और लू का रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ये सारा यहाँ पर लू चलती है इस एरिया में, ठीक है।
रिट्रेटिंग मानसून हमने पढ़ लिया अपना। हाई रेनफॉल बेल्ट कौन कौन सी इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वेस्टर्न घाट है और विंडवर्ड साइड है। ये वाला यहाँ पर हाई रेनफॉल, यहाँ पर इन एरियाज़ में होता है हाई रेनफॉल, ठीक है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ना अराकन माउंटेन्स है म्यांमार के इंडिया और बॉर्डर पे, तो जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे, तो ये इधर की तरफ भी जाती है, तो इधर अराकन माउंटेन्स आ जाती हैं। अराकन माउंटेन से क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना एक बैरियर का काम कर देता है, ये फिर वापस रिट्रीट करती है इस तरफ की और यहाँ बारिश करती है फिर चेरापूंजी और मानसीनराम के अंदर। तो यहाँ पर ये अराकन माउंटेन्स एक तरीके से बैरियर का काम करती है, इसलिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। वेस्टर्न घाट्स में होती है और हमने विंडवार्ड साइड पढ़ा कि जिस तरफ विंड ट्रैवल कर रही होगी, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होगी, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। रेन शेडो बेल्ट कौन सा है इंडिया का, इंटीरियर डेकन है। ये वाला जो एरिया है ये रेन शेडो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट हो गया और यहाँ पर ऑरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ करने के बाद ये रेन शेडो एरिया हो जाता है, ठीक है। ITCZ आपको पता होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, लो प्रेशर बेल्ट होती है एक बहुत, जैसे कि आपको समझाता हूँ इंडिया से ही, ठीक है। ये एक लो प्रेशर बेल्ट होगी, यहाँ ऊपर से भी सब ट्रॉपिकल की जो विंड्स होती हैं वो यहाँ पर आगे इकट्ठे हो जाती हैं और यहाँ पर इससे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर जब एरिया क्रिएट हो जाता है तो हाई प्रेशर से विंड्स आती है, तो यहाँ पर बारिश कराती है। ये बहुत ही बारीक सब्जेक्ट है जो मॉर्फोलॉजी इसका, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी का, तो उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। बस आप इतना समझ लीजिए, ITG शिफ्ट के कारण क्या होता है, मानसून का सर्कुलेशन होता है। लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया, और जहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल विंड्स आकर मिलती हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर देख लेते हैं एक बार। टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, सॉइल होती है, रिलीफ होती है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि कहीं की वनस्पति, किसी जगह के पेड़ पौधे किस किस चीज़ से इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो इफेक्ट होते हैं। तो वो टेम्परेचर होता है, ज़्यादा ठंडा होगा तो वहाँ की अलग वेजिटेशन होगी, गर्म होगा तो वहाँ पर सूखी थॉर्न बुशेज होंगे। रेनफॉल ज़्यादा होगी, सॉइल अच्छी है, या फिर रिलीफ कैसी है, पहाड़ी एरिया है, बर्फ़ का एरिया, ये सब चीज़ें इसको इफेक्ट करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ, जहाँ पर रेनफॉल होगी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन मैंने जैसे बताया कि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ एवरग्रीन, इस नाम को ही समझो ना, एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहने वाले हैं, वो वेस्टर्न घाट का एरिया होगा, नॉर्थ ईस्ट का एरिया होगा, अंडमान निकोबार का एरिया होगा, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये डेंस होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं। इनमें लेयर बाय लेयर होती है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। पहले एक लेयर का ट्री होगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर का ट्री होगा, फिर उसके ऊपर, तो नीचे जो ऊपर की कैनोपी होती है ना, उससे जो सनलाइट होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, तो काफ़ी डेंस हो जाती है। ये जो है ना कैनोपी, इनकी जो डेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसको डेंस कहते हैं और मल्टी लेयर्ड कहते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड वेजिटेशन कौन सी है, तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये इन एरियाज़ में है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल प्लस डेसिडियस। डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और मॉइस्ट दो तरीके के होते हैं, इसमें मॉइस्ट डेसिडियस होता है और इसमें ड्राई डेसिडियस होता है। अंतर दोनों में रेनफॉल का है बस, फॉरेस्ट में भी और रेनफॉल में भी। देखो रेनफॉल जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर होगी उसको मॉइस्ट डेसिडियस रेनफॉल बोलते हैं, और जहाँ पर जो ऐसी वेजिटेशन होगी उसको मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन बोलेंगे। ऐसे ही जहाँ पर रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे, ड्राई डेसिडियस। और ऐसी जगह पे होने वाली वेजिटेशन को क्या कहते हैं हम, ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन, ठीक है। डेसिडियस ट्रीज के एग्जांपल कौन कौन से हैं, टीक है, साल है, शीशम है और सैंडलवुड है। अब आप देखो इंडिया में टीक का होता है, साल का होता है, शीशम का होता है, सैंडलवुड यानी कि चंदन का होता है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, तो ये आंध्र प्रदेश का रीजन है सारा, तो यहाँ पर सैंडलवुड होता है, यहीं टीक होता है, साल होता है, शीशम होता है। तो ये क्या है, डेसिडियस ट्री के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है इंडिया के अंदर, जो ये वाला एरिया है, हरियाणा का जो साउथ एरिया है और पंजाब का साउथ एरिया है और राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान है, इन एरियाज़ में जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्टेज आपको देखने मिलते हैं। थॉर्न मतलब कांटेदार पेड़, जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया, ठीक है। रीजन्स कौन कौन से हैं, राजस्थान है, गुजरात है, रेन शेडो एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा, आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होंगे, टाइडल कोस्ट और डेल्टास पे। मैंग्रोव आपको पता ही होंगे क्या होता है, आपको मैंग्रोव नहीं पता है तो मैं आपको कभी समझा दूंगा। देखो ये जो हमारे कोस्टल एरियाज़ है ना, वेस्ट बंगाल का, ये उड़ीसा का, ये आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, इधर गुजरात का, महाराष्ट्र का, एक तरह की वेजिटेशन होती है जो पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड होती है। और कुछ कुछ प्लांट, उनके जो टहनियाँ होती हैं, जो उनके रूट्स होती हैं, एक तरीक़ा से इनको वैसे कहते हैं, इनको
फॉल्स रूट्स, आप समझो कि इनकी जो रूट्स होती है वो पानी के ऊपर होती है और ये शॉक एब्जर्बर का काम करती हैं। जब कभी तूफान आता है ना या फिर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो ये एक शॉक एब्जर्बर का काम करती हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं जहाँ डेल्टाज होते हैं ना रिवर्स के, जैसे इसका गोदावरी का डेल्टा है या कृष्णा का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, इन एरियाज़ में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यहाँ आपको मैंग्रोव वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीका का शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और ये टाइडल कोस्ट्स पे मिलते हैं। मैंग्रोव के रीजन क्या है? सुंदरबंस है, महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है। सुंदरी ट्री ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? सुंदरबंस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट ये हिमालय रीजन में मिलते हैं और एल्पाइन ये हायर हिमालयस में मिलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में देखो थोड़ा बहुत आपको पेड़ मिल जाएगा माउंटेन के अंदर, ठीक है। ये जैसे माउंटेन जोन है, ये 1100 मीटर से 1700 मीटर के बीच में आपको माउंटेन जोन मिल जाएगा। मिक्स फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, अच्छे पेड़ भी मिल जाएंगे, सूखे पेड़ भी मिल जाएंगे, थोड़े लंबे चीड़ देवदार के पेड़ भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो एल्पाइन जोन होता है यहाँ पर क्या होगा कि आपको वेजिटेशन बहुत कम, ना के बराबर मिलेगी। 2400 मीटर से ऊपर 3000 मीटर तक यहाँ पर आपको ना के बराबर वेजिटेशन मिलेगी, तो इसको कहते हैं एल्पाइन वेजिटेशन। ये आपको हायर हिमालयस में मिलेगी, हिमालय के ऊपर की तरफ मिलेंगे। जैसे ये पहाड़ी है तो हम इसमें ऊपर चढ़ते हैं तो एल्पाइन जोन मिलेगा आपको 2400 मीटर या 2500 मीटर के ऊपर मिलेगा। लिटोरल फॉरेस्ट ये भी कोस्टल वेजिटेशन है एक तरीका की। 16 ग्रासलैंड, फॉरेस्ट पे बोल देते हैं, ग्रासलैंड में बोल देते हैं, ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, हायर वेस्टर्न घाट्स में 16 ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिल जाएगी। टीक ये एक डेसिडियस ट्री है, साल ये भी एक डेसिडियस ट्री है, इबोनी ये एक एवरग्रीन ट्री है। देखो मैं आपको पता क्यों करवा रहा हूँ ये सब, ये आप ये मत सोचो कि कुछ भी पॉइंट्स के नाम पर कुछ भी करवा रहे हैं। पेपर के अंदर ना डायरेक्टली ये पूछा गया है कि ये कौन सा ट्री है, और किसी ऐसे वैसे पेपर में नहीं पूछा था, ये यूपीएससी में पूछा है 2023-24 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इन्हीं 2 सालों में पूछा था कि टीक कौन सा ट्री है, डेसिडियस है कि एवरग्रीन ट्री है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है पूछना। तो इबोनी आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ते हो कि भाई टीक एक पेड़ है, साल एक पेड़ है, इबोनी, लेकिन कौन सा पेड़ है? एवरग्रीन है, डेसिडियस है, या थॉर्न है, या कौन सा है? एकाएक या ये कौन सा? ये बबूल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये थॉर्न फॉरेस्ट है। कैक्टस ये एरिड वेजिटेशन के अंदर मिलता है। तो इबोनी से ई याद रखिए, ठीक है। साल ये डेसिडियस फॉरेस्ट ट्री है और टीक ये भी एक डेसिडियस ट्री है। और रोजवुड में बहुत मोटा तना होता है इसका, बहुत मोटा तना होता है इसका, और ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन ट्री है, ठीक है। देखो जहाँ पर आपको ज़्यादा बारिश मिलेगी ना, वहाँ पर जो वहाँ के पेड़ हैं वो बहुत बड़े बड़े और बहुत घने घने होंगे। तो रोजवुड ऐसा ही एक पेड़ है, रोजवुड टिम्बर में बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो रोजवुड क्या है कि एवरग्रीन ट्री है। अब थोड़ा सा फॉरेस्ट और बायोस्फीयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको ना अभी बिना मैप के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप ना एक मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए कि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको एक मेंटल पिक्चर क्लियर, जब मैं आपको मैप्स के थ्रू कराऊंगा ना, आप यकीन मानिए आपको ये चीज़ ना रट जाएंगी, क्योंकि अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो बेसिक चीज़ है। देखो पेपर के अंदर आपसे मैप तो पूछेगा नहीं कि आपको मैप दे दिया और ये बता दिया कि ऐसा है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है वो वेस्टर्न घाट के अंदर है। आपको ये चीज़ें स्टैटिक पोर्शन आपको याद होना चाहिए, मैपिंग से और इजीली याद हो जाता है। लेकिन जब आप पॉइंट टू पॉइंट रिमेंबर करते हो ना, डायरेक्ट अल्ट्रा क्रिस्प पॉइंट्स को रिवीजन करते हो, तो उसकी हेल्प फिर यहीं मिलेगी। वैसे आप पढ़ लो, आप मैप में देखोगे चलो ठीक है ये इबोनी ट्री है या रोजवुड ट्री है, लेकिन जब तक आप इसको इस तरीक़े से नोट्स में नहीं पढ़ोगे ना, ये आपको याद नहीं होगा। अगर आप इसी चैनल को फॉलो करते रहे ना, ज्योग्राफी का मास्टर बना दूंगा मैं आपको, मास्टर ज्योग्राफी का एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी और ये जो स्टैटिक कुछ भी हो गया ना आपका गलत नहीं होगा। इस तरीक़ा से आपको रटवा दूंगा। अभी मैं आपके मैप्स भी करवाऊँगा, एक एक मैप करवाऊँगा आपका, इंडिया का, वर्ल्ड का, ठीक है, एक एक मैप करवाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप इसको थोड़ा इस फॉर्म में पढ़ के देखो। आप मैं साथ साथ मैप करवा भी रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं सिर्फ मैप से करवाऊँगा, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पड़ता है? ये वेस्टर्न घाट के अंदर पड़ता है। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। सुंदरबंस कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। गल्फ ऑफ मन्नार ये हमारा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये अपना श्रीलंका है, ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। डुगोंग मिलती है यहाँ पर, डुगोंग क्या होती है? एक तरीका का मैमल होता है, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर, ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, सिमलीपाल। और ये पता किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉरेस्ट फायर्स के लिए।
एक एक चीज़ करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के अंदर है, कंचनजंगा ये सिक्किम के अंदर है, ठीक है। ये आपको एवरेस्ट वो भी पता होनी चाहिए, माउंटेन पीक कंचनजंगा ये कहाँ के है, सिक्किम की, ठीक है। तो इसी के ऊपर बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है और ये भी सिक्किम के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा रेड पांडा। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश, डिब्रू साइखोवा असम, नोकरेक मिलेगा आपको मेघालय में, मानस मिलेगा असम में, ठीक है। थोड़ा बहुत रेड पांडा यहाँ भी आ जाता है। काजीरंगा असम के अंदर है, यहाँ पर आपको राइनो मिलेंगे। गिर यहाँ पर गुजरात में है और गिर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, एशियाटिक लायंस, ठीक है। कान्हा ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और भी हैं, मैं सब पढ़ा दूंगा आपको। एक अलग से सीरीज़ होगी पूरी बायोस्फीयर रिजर्व की, एक अलग से सीरीज़ होगी नेशनल पार्क्स की, टाइगर रिजर्व की, बर्ड सेंचुरी, फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, सब पढ़ा दूंगा आपको। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इंडिया का जो एग्रीकल्चर वो मानसून डिपेंडेंट है, ठीक है। खरीफ सीजन क्या होता है, जो मानसून के साथ जिसकी बुवाई होती है, सोन विद मानसून, यानी कि गर्मी में जो फसल बोई जाती है ना आपकी, गेहूं कटने के बाद जो फसल होगी, देखो गेहूं एक रबी क्रॉप है, गेहूं मतलब वीट, ये एक रबी क्रॉप है। ये कहाँ होती है, ये सर्दियों में होती है इंडिया में, विंटर्स में, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब गेहूं की कटाई हो जाती है ना, अभी गेहूं की कटाई स्टार्ट होगी अप्रैल मई के महीने में, इसके बाद आएगा मानसून और तब जो फसल बोई जाएगी उसको कहते हैं खरीफ सीजन, ठीक है। खरीफ कब होता है, ऑटम में। रबी ये विंटर क्रॉप है। रबी का हार्वेस्ट कब होता है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, बसंत इसको बोलते हैं, इसको शरद ऋतु बोलते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्ट कब होता है, स्प्रिंग में। अभी आप देख रहे हो ना कि थोड़ी थोड़ी बारिश, अच्छा मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, थोड़ी फिर गर्मियाँ बढ़ेंगी तो गेहूं का जो बाल होता है वो पक जाता है। तो रबी देखो, रबी से आप रजाई, R फॉर रबी और R फॉर रजाई, ऐसे आप निमोनिक्स याद कर सकते हो। और कोई मेरा यहाँ पर हंसी मजाक का कोई वैसा नहीं है पर्पज़ यहाँ पे। R और रजाई आप कब ओढ़ते हो, विंटर में, ठीक है। तो रबी क्रॉप कब की हो गई, विंटर की, ठीक है। राइस ये खरीफ क्रॉप है, आपको पता होगा। चावल, वीट एक रबी क्रॉप है। ज्वार कब होता है, जब देखो ज्वार कब होता है, जब आपकी थोड़ी थोड़ी बारिश का, उमस का मौसम होता है ना, जो किसानी करते हैं उनको पता होगा कि ये कब होती है। ज्वार खरीफ की क्रॉप है और ये तब होती है जब थोड़ा सा वैसा उमस वाला मौसम होता है, जब बारिश पड़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा मौसम में वैसा होती है, ह्यूमिडिटी होती है। बाजरा ये भी एक खरीफ क्रॉप है। मेज मक्का ये भी एक खरीफ क्रॉप है। ग्राम मतलब चना, ये एक रबी क्रॉप है। मस्टर्ड यानी सरसों, ये भी रबी क्रॉप है। शुगर केन गन्ना, ईख की खेती, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है। ये इसमें लंबा टाइम लगता है। अब इसमें क्या है कि ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पर 12 मास होता है ये, और हमारे इंडिया में ये होता है थोड़ा सर्दियों के टाइम में, ठीक है। कॉटन ये खरीफ क्रॉप है। कॉटन खरीफ क्रॉप कैसे, क्योंकि इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इसको, अगर इसको बचा के रखना है, वरना ये ख़राब हो जाता है। कॉटन मतलब कपास, ठीक है। कपास को अगर आपको उगाना है तो आपको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। वो सर्दियों में तो पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी ओले या पाले पड़ सकते हैं। पाला समझते हो आप, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं। तो एक खरीफ क्रॉप है, ये मानसून के टाइम पे होती है। जूट ये भी एक खरीफ क्रॉप है। टी ये प्लांटेशन क्रॉप है, इंडिया में ये तरह होती है, असम दार्जिलिंग की तरफ होती है, और अपना ये नीचे की साइड भी होती है, केरला कर्नाटका में। कॉफ़ी एक प्लांटेशन क्रॉप है। रबर ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। राइस की कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई रेनफॉल होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पर CH4 की एमिशन होती है, मीथेन की। इसलिए पंजाब सरकार और भारत सरकार एक तरीका का राइस का वो लेकर आई थी बीज। उससे क्या होता है कि भाई ऐसा लेकर आओ जो पैडी कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, लैब रेडी प्लांटेशन, उसको जाके डायरेक्टली उसको बो देते हैं और उसमें फिर ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो CH4 का एमिशन जो है कम हो जाता है इससे, मीथेन का। सब चीज़ें एकदम कनेक्टेड हैं और बहुत तरीके से पढ़ाएंगे आपको। वीट की कंडीशन, गेहूं बोने के लिए आप सब किसान के, आप भारत पूरा ही के 45% लोग किसानी में ही हैं, एग्रीकल्चर में। तो आपको पता ही होगा कि कूल ग्रोइंग सीजन होता है और मॉडरेट रेनफॉल इसके लिए चाहिए होती है। मिलेट्स जो मोटा अनाज होता है उसके लिए लो रेनफॉल चाहिए होती है, इसके गरीब का अनाज भी कहते हैं इसको। ज्वार, बाजरा, रागी, चोलाई, ये सब, ठीक है। कॉटन की कंडीशन ब्लैक सॉइल चाहिए इसके लिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। मैंने बताया था ना आपको, फ्रॉस्ट फ्री डेज। जूट की कंडीशन, जूट कहाँ होता है इंडिया में, जूट होता है जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया का जो रीजन है ना, वेस्ट बंगाल का रीजन
और अपना बांग्लादेश के अंदर बहुत होता है। ये हमारा कंपटीटर है इसके जूट में। तो जूट से क्या होता है कि कपड़ा बनता है और ये एक्सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर थोड़ी सी बीच में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, तो वहाँ पर जो फैक्ट्रीज अफेक्टेड हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, रिसोर्सेज को लेकर वहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं काफ़ी ग्रुप्स के बीच में। तो इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा बाजी मार जाता है बीच बीच में, लेकिन हमारा जो मेन कंपटीशन है जूट में वो बांग्लादेश है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होती है और एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। और एलुवियल सॉइल इसको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको जो ब्रह्मपुत्रा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा एरियाज़ होते हैं, यहाँ नदियाँ आती हैं, ये गंगा नदी आ रही है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, तो इन एरियाज़ में पानी की कमी होती नहीं है, तो जूट यहाँ पर बहुत अच्छे से आसानी से होती है। ठीक है। शुगर केन के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। और राइस के जो मेजर स्टेट्स हैं, कौन कौन से एरिया में राइस सबसे ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। वीट गेहूँ होता है यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ज्वार होता है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में। ठीक है, तो ये राज्य तो तीनों एक साथ ही हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ये बॉर्डर एरियाज है सारे दूसरे से लगे हुए हैं। बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, हरियाणा में होता है। देखो ये एक लो रेनफॉल क्रॉप है, लो रेनफॉल, तो जिन एरियाज़ में कम रेनफॉल होगी वो वहीं पर तो होगा ना। तो राजस्थान में कम रेनफॉल होती है, गुजरात में भी कहीं कहीं एरियाज़ में कम रेनफॉल होती है, और हरियाणा का जो साउथ एरिया है उसमें भी कम रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये बाजरा यहाँ पर होता है। मेज़ यानी कि मक्का, ये कर्नाटक में होता है, एमपी में होता है और बिहार में होता है। पल्स यानी कि दालें एमपी में होती है, राजस्थान में होती है, महाराष्ट्र में होती है और यूपी में होती है। शुगर केन ईख की खेती कहाँ होती है, यूपी में। आपने देखा होगा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जो ये वेस्ट मतलब कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर आपका शुगर केन यानी कि ईख काफ़ी होती है। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो ये सारा एरिया है, और कर्नाटका में इधर क्या होता है कि यहाँ 12 मास हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सर्दियों में होता है, ये 12 मास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कॉटन में गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो काली मिट्टी यहाँ पर मिल जाती है। एलोवेल सॉइल में भी हो जाता है, लेकिन पंजाब में उतना अच्छी नहीं उपज हो पाती जितना गुजरात महाराष्ट्र के अंदर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल जो इसके लिए बेस्ट होती है। जूट वेस्ट बंगाल, असम, बिहार मैंने बताया था। टी असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। तो अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो ये 2 एरियाज़ हो गए अपना, कौन कौन से, तमिलनाडु और केरला, और ये अपना असम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। रबर होता है केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका में। यहाँ पर आपको ना बहुत अच्छे से आपको ये याद रखने हैं रबर के मेजर स्टेट्स, कभी आपसे पूछ ले। ग्राउंडनट मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, राजस्थान में होती है, तमिलनाडु में होती है और आंध्र प्रदेश में होती है। कोकोनट आपको पता ही है, केरला, तमिलनाडु जो कोस्टल एरियाज़ हैं। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर तो आपको मतलब आप इसको छोटी, ये कहते हैं काली मिर्च चाहिए। ठीक है, आप सोचते हो कि यार इसकी क्या वैल्यू, लेकिन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में होते, लेकिन ये इकलौती ऐसी क्रॉप थी जिसके चक्कर में पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए, फिर इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, ये सब आए इंडिया में। ये इकलौती क्रॉप थी वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिसके चक्कर में हमारे देश में इतने सालों तक बाहरी फोर्सेस आके उन्होंने यहाँ पर रूल किया। ठीक है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। कोल इंडिया में कौन कौन सा है, एक तो गोंडवाना कोल है और एक अपना टर्सरी कोल है। तो गोंडवाना कोल के रीजन कौन कौन से हैं, मेजर तो यही है। तो दामोदर वैली है, दामोदर रिवर है। देखो ये इंडिया के गोल्ड फील्ड्स है, ये गोंडवाना यहाँ पर आपको मिलेगा, ये टर्सरी मिलेगा यहाँ पर आपको गोंडवाना कोल मिलेगा, ये टर्सरी मिलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर ये गोंडवाना। तो दामोदर वैली हो गया, सोन वैली हो गया, महानदी वैली हो गया। टर्सरी कोल मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और थोड़ा सा आपको कश्मीर, जम्मू के अंदर मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में। पेट्रोलियम आपको असम में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, मुंबई हाई, जो ये बेसिन्स होते हैं ना, ये देखो गुजरात का बेसिन, महाराष्ट्र का बेसिन, असम में भी है डिगबोई। ठीक है, गोदावरी बेसिन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस कहाँ पर मिलेगी, मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी बेसिन और असम के अंदर। आयरन ओर्स कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका। ठीक है, आयरन ओर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका। मैंगनीज आपको उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, यहाँ पर कम हो जाता है मैंगनीज, मध्य प्रदेश, और ये अपना मैंगनीज मिलता है। बॉक्साइट आपको सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर ही मिलता है, फिर गुजरात, फिर झारखंड, फिर महाराष्ट्र। कॉपर आपको राजस्थान, खेतरी माइंस है यहाँ पर, कॉपर मध्य प्रदेश में और झारखंड में। माइका, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, झारखंड में मिलता है माइका, और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर। लाइमस्टोन, चूना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा और छत्तीसगढ़। गोल्ड फील्ड, KGF आपने मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक के अंदर है ये। हुट्टी भी कर्नाटक के अंदर है, और ये डायमंड रीजन पन्ना का है इंडिया में, MP में। ठीक है, यहाँ पर डायमंड मिलता है। यूरेनियम का रीजन जादूगोड़ा, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक
ठीक है। थोरियम रिच सैंड्स केरला कोस्ट, ये भी PYQ है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिला होगा देखने के लिए। मोनजाइट सैंड्स, ये भी एक तरीक़ा से केरला के कोस्ट पर मिलता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी के लिए काम आने वाले मटेरियल्स है मोनजाइट। बाइका बेल्ट कौन कौन सी है? कोडरमा, हजीरबाग, ठीक है, झारखंड का एरिया। आयरन ओर की बेल्ट कौन सी है? उड़ीसा झारखंड की। और दामोदर वैली ये क्या है? कोल बेल्ट है। देखो मैंने आपके ना 400 के करीब में 400 ही आपके मैंने वो करा दिए हैं पॉइंट्स, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप इनको ना ऐसे ही पॉइंट वाइज करो। इससे आपको क्या होगा ना कि आप मैप में खो जाता है इंसान कहीं ना कहीं। जब आप ये सब कर लेंगे ना, फिर जब आप मैप में उन चीज़ों को ढूंढोगे कि अच्छा ये था, अच्छा ये था, ये था, तो आपको और भी आसानी होगी चीज़ों को याद करने में। और दूसरी चीज़ होती है रिकॉलिंग, कि मैंने कहीं तो पढ़ा था, अब मैं उस चीज़ को मैप पे देख रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है आपको ऐसे 1000 से प्लस पॉइंट या 1000 पॉइंट करा देने का। उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी का तो देखो कोई ऐसा टॉपिक रह नहीं जाएगा जो आप नहीं कर पाओगे, सब करवा दूंगा, चाहे वो लेक्स हों, चाहे वो रामसर साइट्स हों, माउंटेन रेंजेस हों, हरिश्चंद्र, बालाघाट रेंज, सह्याद्री रेंज और बंदेलखंड, बघेलखंड, सब करवा दूंगा मैं आपको। जो भी प्लेटूज़ हैं को और भी जितना डीप में हम जा सकते हैं सब में, ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स में हम सब में जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी मैं आपको ऐसे पॉइंट्स करा दूं, ये आपके क्विकेस्ट रिवीजन के लिए हैं, क्विकेस्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। जब मैं सारे पॉइंट्स करा दूंगा मैं आपको PDF दे दूंगा ये सारी एकदम फ्री। और ये कुछ कितने 18 पेज पे आपके 400 पॉइंट हो चुके हैं, तो आपके कुछ 50 पेजेस में आपके 1000 से प्लस पॉइंट्स करा दूंगा। आपके फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की मैपिंग सब करा दूंगा मैं आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक बार और देख लीजिए और आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिए। मैं डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।